हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो यहाँ पे क्या है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं बिजनेस के बारे में। ठीक है, ये बिजनेस क्या है तो ये हम लोग समझ पाएंगे अच्छे ढंग से कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, ही इज द ओनर ऑफ बिजनेस, है ना, ये बिजनेस का ओनर है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ये है बिजनेस। ठीक है, ये हो गया हमारा बिजनेस। ठीक है, अब यहां पे आप समझो कि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक थोड़ा बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट, यानी कि दोनों अलग अलग पर्सन है। एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अब ये एंटिटी वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एंटिटी वर्ड रिप्रेजेंट करता है पर्सन को। ठीक है, एंटिटी का मतलब क्या हो जाता है, पर्सन। अब लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे क्या हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझो दो तरह के पर्सन कौन कौन से होंगे। तो एक पर्सन होता है नेचुरल और दूसरा पर्सन हो सकता है क्या, तो दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया नेचुरल पर्सन और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। अब समझो यहाँ पे नेचुरल पर्सन किसको कहेंगे एंड आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहेंगे। तो नेचुरल पर्सन का मतलब जो पर्सन का बर्थ हुआ है और डेथ भी होगा, है ना, जिसका जन्म होता है और डेथ होता है, वैसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सन कहते हैं। अब है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहेंगे, तो आर्टिफिशियल पर्सन हम लोग कहते हैं विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया। तो अब लॉ के द्वारा कैसे क्रिएट किया जाता है कोई भी पर्सन, तो जब भी कोई बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जब ये बिजनेस का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये पर्सन क्या कहला जाएगा, ये बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा। तो आपने बहुत जगह पे आप देखे होंगे ये बिजनेस जो उसका पर्टिकुलर नेम है, सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, तो ये नेम है और ये रजिस्टर्ड हो गया, इसका पर्टिकुलर नंबर वगैरह मिल गया है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट हमारा बिजनेस में फॉलो होता है, इसमें होता है क्या, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है, दोनों अलग अलग पर्सन है। ओनर नेचुरल पर्सन है और बिजनेस क्या हो गया, तो बिजनेस है आर्टिफिशियल पर्सन। अब यहाँ पे आप समझो ये कॉन्सेप्ट क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों का अपना अपना खर्च, अपना अपना इनकम होगा। तो अब यहाँ पे आप समझो कि अकाउंटिंग में जब भी हम जो भी चीज रिकॉर्ड करते हैं वो सभी चीजें क्या होती हैं कि बिजनेस के यहाँ पे होंगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि हमने खरीदा, तो हमने खरीदा का मतलब बिजनेस ने खरीदा, हमने बेचा तो बिजनेस ने यहाँ पे सेल किया। ठीक है, तो ये समझना है, ये कॉन्सेप्ट पहले आप यहाँ पे समझ लो कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। दोनों का जो भी ट्रांजैक्शंस होगा यानी लेन देन जो भी होगा वो सभी क्या होगा, अलग अलग होगा। और हम लोग मेनली किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस के बारे में। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बिजनेस के बारे में समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है, तब जाके अकाउंटिंग समझ में आएगा कि अकाउंटिंग किसको कहेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, चलिए तो हम लोग देखते हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस किसको कहेंगे। तो बिजनेस के लिए सबसे पहला क्या है कि बिजनेस जब भी हम लोग करते हैं तो ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव, यानी कि ऐसा एक्टिविटी है जो पैसों के लिए किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा बिजनेस क्या हो जाता है, रेगुलर बेसिस पे किया जाता है ना, रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने कोई चीज सेल कर दिया या परचेज कर दिया वो बिजनेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो बिजनेस हमेशा रेगुलर बेसिस पे होगा। तीसरा चीज है कि बिजनेस में क्या होता है, तो आइदर प्रोडक्शन होगा
या परचेज होगा, या दोनों हो सकता है, प्रोडक्शन एंड परचेज। एंड सेल, सेल किस चीज का, तो दो बातों का, दो चीजों का, गुड्स का या फिर सर्विसेज का। गुड्स और सर्विसेज का यहाँ पे क्या होगा, खरीद और बिक्री होगा। ठीक है, गुड्स का मतलब जो टेंजिबल चीजें हो गई, और सर्विसेज का मतलब इनटेंजिबल, है ना। गुड्स जो टेंजिबल, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा गुड्स होगा। बिजनेस जिस चीज में डील कर रही है, सपोज कि अगर ये बिजनेस मार्कर बना रही है तो ये मार्कर क्या हो गया, गुड्स हो गया। अगर सपोज मान लेते हैं ये किसी कंसल्टेंसी बिजनेस में है, किसी को राय दे रही है या किसी को जॉब पे प्लेस कर रही है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सर्विसेज इनटेंजिबल होता है, यानी कि जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब यहाँ पे आप समझो कि ये हो गया। अच्छा, ये एक और चीज कि हम लोग इसको प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। अब ये जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस ओनर के द्वारा क्रिएट किया गया कोई भी चीज के लिए। तो सपोज कर लो कि ये बिजनेस क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है या खरीद बेच रहा है, तो ये है पेन। पेन को सेल कर रहा है, या मतलब पेन को सेल करने का काम करता है। अब यहाँ पे आप समझो कि ओनर ने क्या किया, ओनर ने इस बिजनेस में पैसा लगाया। ये बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने, तो ओनर ने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इसको, अब इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। तो ओनर जो भी चीज लगा रहा है, या तो पैसा लगाएगा या कोई और भी सर्टेन रिसोर्सेज लगा दिया। मान लेते हैं इसके घर में सोफा पड़ा हुआ था, उस सोफा को ये क्या किया कि वो लेके चला गया। एक फर्नीचर था उसके पास, वो उसको लेके चला गया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ओनर के द्वारा जो भी चीजें लगाई जाती हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज कैपिटल। उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल, हिंदी में इसको पूंजी कहते हैं। अब आप यहाँ पे समझो कि ओनर अगर बिजनेस को स्टार्ट किया, तो इसका मोटिव क्या होगा, ओनर का मोटिव क्या होगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसका मोटिव होगा टू अर्न प्रॉफिट, है ना। इसका यही मोटिव है कि प्रॉफिट कितना है ये बताओ। ठीक है, अब इसके लिए, अब मान लेते हैं ओनर का जो बिजनेस है वो बड़ा है, तो हर बार ओनर हर जगह पे नहीं रह सकता है। अब यहाँ पे आप समझो कि ओनर अगर नहीं रह सकता है हर जगह बिजनेस में, तो अब क्या होगा, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन को, ओनर ने एक पर्सन को अपॉइंट किया है। ठीक है, ओनर ने एक पर्सन को अपॉइंट किया है इस बिजनेस में। किस चीज के लिए अपॉइंट किया है, कि वो पर्सन बताएगा क्या कि कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। एक पर्टिकुलर एक पर्सन को इसने अपॉइंट किया, है ना, ओनर ने, कि तुम बताओ कि इस बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। अब आप यहाँ पे समझो कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन, इस पर्सन को अभी हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं। अभी क्या होता है अकाउंटेंट और क्या ये करता है, ये हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे समझो कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में कुछ लेन देन चल रहे हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस होंगे, ट्रांजैक्शंस का मतलब लेन देन। तो ये बिजनेस क्या करेगा, ये बिजनेस सामान खरीद के लाएगा, जैसे पेन खरीद के लाया, या इसके लिए रॉ मटेरियल्स खरीद के लाया, पेन बनाया और पेन को सेल करने का काम करेगा। तो अब जैसे आज के डेट में अगर हम लोग देख लें कि कोई एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, छोटा सा बिजनेस मान लेते हैं किराना दुकान है। अब वो किराना दुकान ही एक दिन में कितने सारे ट्रांजैक्शंस करता होगा, कुछ कैश में यानी कि नगद में बेचता होगा, और कुछ क्या करता होगा कि उधार में बेचता होगा। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते होंगे। तो एक नॉर्मल से शॉप का भी अगर हम बात कर ले, तो एक दिन में करीबन 100 तो ट्रांजैक्शंस हो ही जाते होंगे। अब क्या वो पर्सन इस चीजों को याद रख सकता है, मेमोराइज रख सकता है ना। तो इसको मेमोराइज नहीं कर सकता है, एक दिन का वो मान ले याद कर भी ले। लेकिन अगर हम लोग देखें तो अगर वो एक हफ्ते का या एक महीने का, ये सभी चीजें वो याद नहीं रख सकता है। यानी कि ये पर्सन जिसको ये काम सौंपा गया है कि तुम बताना कि प्रॉफिट हुआ बिजनेस में या लॉस हुआ, और हमारे पास कितने रिसोर्सेज है या कितना कर्ज है, ये बताना, ये अकाउंटेंट को बोला गया। अब यहाँ पे आप समझो कि ये जो ट्रांजैक्शंस के लिए इसको क्या किया गया, बोला गया कि ट्रांजैक्शंस का पता करो। अब देखिए ट्रांजैक्शंस क्या हो गया कि एक बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन। तो इसको ये हमेशा याद नहीं रख सकता है। तो इस ट्रांजैक्शंस को पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि यार ये ट्रांजैक्शंस पैसे के रूप में हो रहे हैं, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, उससे मतलब नहीं है।
कैश क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कैश का मतलब नगद हो गया, ठीक है, ये नगद हो गया। और क्रेडिट, यहाँ पे भी क्रेडिट का मतलब हो गया उधार, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब उधार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि कैश हो या फिर हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, इसको आइडेंटिफाई करने का काम सबसे पहले ये पर्सन करेगा जो हमने इसको रखा है। अब क्या इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? नहीं। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी नीड टू रिकॉर्ड इट। इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड, ये यानी ये अकाउंटेंट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा इसको, क्योंकि हर बात इसको याद नहीं रह सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर बुक में क्या किया, इसको मान लेते हैं रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। और एक दिन में कई सारे हो सकते हैं, तो डेली डेली का ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। अब बात समझो, क्या इससे भी प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा? ओनर का तो मोटिव क्या है, इसको पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये बताओ पहले। तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड करने से भी हमारा ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ। देन अब क्या ऑप्शन है, मान लेते हैं क्या हुआ कि कोई एक कस्टमर हमारे पास है, क्लाइंट है, वो महीने में कुछ कैश भी खरीदा, कुछ क्रेडिट में भी खरीदा है ना, हमने उसको कैश में और क्रेडिट में ये सेल किया है। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन वो एक पर्सन का नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, वो ये एक कस्टमर है, इसका नाम मोहन है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये बोला क्या कि महीने भर में कितना ट्रांजैक्शन, मतलब कितना अभी पैसा देना है ये बता दो। अभी बहुत सारा कैश भी किया, क्रेडिट भी किया। अगर ये ऐसे बोल रहा है ना, तो इस तरह के तो बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, डेली डेली कितना सारा कैश ट्रांजैक्शन, कितना सारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारे पास हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, खर्च हो रहा है, सभी को हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अब अचानक से एक पर्सन का हमें जानना होगा कि इस पर्सन का कितना बाकी है या कितना इसको पे करना है, ठीक है। तो अब कैसे हमें पता चलेगा, तो अब सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज क्लासिफाई। इसको क्या करना, क्लासिफाई करना। नाउ क्लासिफाई करने का मतलब क्या हो गया, अब आप अभी बेसिक लेवल पे आप समझो कि यहाँ पे तो मोहन, सोहन, रोहन जितने भी कस्टमर्स होंगे, जितना भी हम सामान खरीदे होंगे या सेल किए होंगे, ये सभी को हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अब क्लासिफाई करना पड़ेगा, यानी कि अरेंज करना पड़ेगा। तो ये पर्सन के नाम से हमने एक अलग सेपरेट क्या कर दिया, एक इसका पेज ही बना दिया। सपोज कर लो कि ये हो गया मोहन का ट्रांजैक्शन, बस मोहन का ही अब इसमें रिकॉर्ड होगा। यानी अब इस तरह के बहुत सारे पर्सन होंगे, मोहन होगा, सोहन होगा, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे पर्सन होंगे। अब इन सभी का अलग अलग जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको क्लासिफाइंग कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, क्लासिफाई करना। इससे भी क्या ओनर का ये जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो जाएगा, क्या कि प्रॉफिट और लॉस बता दो। अभी तक तो नहीं पता चला। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है समरी निकालना, ठीक है, समराइज करना, ठीक है, समरी निकालना या समराइज करना। अब समराइज का मतलब क्या कि अब सोहन का कितना बैलेंस है, मोहन का कितना बैलेंस है, हमने रेंट कितना पे किया है, ठीक है, इस सभी का सबका अलग अलग पेज पे हमारे पास ओपन है। सभी का हम क्या करेंगे, बैलेंस पता करेंगे और उस बैलेंस से है ना, उस बैलेंस से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं कि कितना खर्च है, कितना इनकम है। उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और उस रिकॉर्ड करने के बाद मतलब समरी निकालने के बाद उससे हम पता करेंगे कि कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ। इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। इनकम ज्यादा है ना, तो इनकम अगर ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है तो लॉस होगा। तो समराइज करने से हमें पता चल गया क्या कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे बात समझो कि रिकॉर्ड करने को ही, रिकॉर्डिंग को ही टेक्निकल वर्ड में क्या बोला जाएगा, जर्नल, है ना, जर्नल। ये अकाउंटिंग वर्ड में इसको क्या बोला गया, जर्नल कहा गया। नेक्स्ट क्लासिफाई करने को यहाँ पे अकाउंटिंग वर्ड में है ना, टेक्निकल वर्ड में इसको बोला गया लेजर, ठीक है, लेजर प्रिपेयर करना, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स ये सभी है। नेक्स्ट है समरी जब निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेपरेट नाम आएंगे। तो एक पहला नाम जो आएगा दैट इज ट्रायल बैलेंस, है ना, यानी कि यहाँ पे आया ट्रायल बैलेंस। इन सभी के बैलेंस यानी सभी के बैलेंस को जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट
ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी से हमें पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यानी कि हम एक साइड लिखेंगे कितना हमारे पास इनकम आया, एक साइड लिखेंगे कितना हमारे पास खर्च आया, और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसमें माइनस करके निकालेंगे कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। एक और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट बनता है जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट, है ना, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। बैलेंस शीट में क्या होता है, तो अभी आप सिंपल जो टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर रहे हैं, अभी आप समझो कि बिजनेस हम अगर स्टार्ट किए, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो इस बिजनेस में क्या क्या होगा जो इस बिजनेस को हेल्प कर रहा है। तो रिसोर्सेज लगाया, जैसे कि अभी ये फर्नीचर लिया था तो एक फर्नीचर इसके पास आया, उसी तरह से ये बिल्डिंग है ना, बिजनेस का ये बिल्डिंग है, जिस लैंड पे होगा वो लैंड होगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग ये सभी बिजनेस का रिसोर्सेज हो गया, उसको टेक्निकल टर्म में एसेट्स कहते हैं। आगे हम लोग डिटेल में जब अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे तो एसेट्स वगैरह को पढ़ेंगे कि कितने कितने अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं। अब आप यहाँ पे समझो कि क्या हो गया कि इस ओनर ने, है ना, ओनर ने जो भी पैसा यहाँ पे लगाया था उसको तो कैपिटल कहा गया, ठीक है, तो ये कैपिटल कितना है बिजनेस में। दूसरा कि बिजनेस में जो एसेट्स अभी मैंने कहा, यानी कि रिसोर्सेज कितने लगे हुए हैं, और साथ साथ ही कि बिजनेस ने कोई कर्ज ले रखा है या लोन ले रखा है, उसको टेक्निकल टर्म में लाइबिलिटीज कहते हैं, है ना, आगे हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे, तो लाइबिलिटीज उसको कहते हैं। तो वही हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं और कर्ज कितने हैं, है ना, यानी एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितने हैं, ये पता चलता है हमें बैलेंस शीट से। और इसके बाद एक और स्टेप होता है ना, दो और स्टेप होता है, एक को कहते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एक को कहते हैं यहाँ पे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया कि हमने जो प्रॉफिट और लॉस, ये जो हमने स्टेटमेंट बनाया है, क्या वो सही है, हम उसको एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, उस पर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट आया या नहीं आया, कंपेयर करेंगे, है ना, ये सभी हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि प्रॉपर सही बना है या फिर नहीं बना है। और उसके बाद क्या किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। तो किसको कम्युनिकेट किया जाएगा, तो जिस तरह ओनर एक पर्सन है जिसको बिजनेस से मतलब है, तो इसको स्टेक होल्डर्स कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं यूजर्स, है ना, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ये सभी से जिसको फर्क पड़ता है। अब आप समझो कि मैंने स्टार्ट कहां से किया था, तो अकाउंटेंट को काम हमने सौंपा और वो क्या किया कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया कि कैश में है या नहीं है, यानी कि पैसे में है या नहीं है, नगद है, उधार है, क्या है, और उसको उसने क्या किया, सबसे पहला रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, रिकॉर्ड किया यानी जर्नल प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद क्लासिफाई किया, लेजर प्रिपेयर किया, समराइज किया, जिससे पता चला प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, एनालाइज और इंटरप्रेट किया, और फिर उसके बाद ओनर को अब ये क्या करेगा, कन्वे करेगा, यानी कि बातों को बताएगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर नुकसान हुआ। ओनर को यही जानना था। अब यही पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा अकाउंटिंग, इस पूरे प्रोसेस को कहा गया अकाउंटिंग। अब यहां पे आप समझो कि इस पूरे प्रोसेस को कहा गया क्या, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, क्या हुआ, कैश हुआ, क्रेडिट हुआ, ये उसको रिकॉर्ड किया हमने, है ना, इसको क्या किया, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग, यानी जिसको हम लोग जर्नल का नाम देते हैं। फिर उसको क्लासिफाई किया, अलग अलग हिस्सों में उसको बांटा, यानी कि लेजर, सभी का सेपरेट सेपरेट, अकाउंट यानी कि हेड ओपन किया। उसके बाद समराइज किया हमने, है ना, समराइज करने पे 3 हमारे पास स्टेटमेंट बना, डेट इज ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना। अब इससे हमें पता चल गया, अब आगे एनालाइज और इंटरप्रेट हुआ, और उसके बाद कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेट किया गया किसको, यूजर्स को। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से अकाउंट्स के यूजर होते हैं, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं, ये देखेंगे।
फिलहाल एक बात और आप यहाँ पे समझ लो कि अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये क्या है, ये बिजनेस का लैंग्वेज है। यानी किसी भी चीजों को समझने के लिए है ना, हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक पर्टिकुलर माध्यम होना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज होना चाहिए। तो बिजनेस को समझने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उसी को अकाउंटिंग हम लोग कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या हो गया, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो जाता है, रिकॉर्ड आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट किया जाता है, और फिर अंत में कम्युनिकेट किया जाता है इंफॉर्मेशन को कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। यानी एसेट्स को संपत्ति कहा जाता है, लाइबिलिटीज को कर्ज कहा जाता है। तो अब ये क्या क्या है हमारे बिजनेस में, ये चीजें यहाँ पे हमें पता चलती हैं किससे, अकाउंटिंग से। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अकाउंटिंग तो ठीक है, लेकिन हमारा जो बुक है उसको तो अकाउंटेंसी कहते हैं, तो क्या अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सेम है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटेंसी हमारा क्या है, इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि वो पूरा सब्जेक्ट है जिसमें एक प्रोसेस के मदद से हम समझते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे यूजर्स, तो यूजर्स के बारे में समझते हैं कि ये किसको कम्युनिकेट करने का बात चल रहा है ना, कौन कौन से यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, तो थोड़ा हम इस चीज को अरेंज करते हैं और देखते हैं कि किसको यूजर्स कहा जा रहा है। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हमने स्टेटमेंट बनाया है उस स्टेटमेंट से किसको किसको फर्क पड़ रहा है ना। तो यूजर्स के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज स्टेक होल्डर्स, दैट इज स्टेक होल्डर्स। ठीक है, स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स यानी कि जो बिजनेस में, जो बिजनेस के इंफॉर्मेशन से आशा लगा के बैठता है, होप लगा के बैठता है कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उससे उसको भी फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग यूजर्स कौन कौन से हो जाते हैं। चलो, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कि इस यूजर्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स। ठीक है, और दूसरा है एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब यहां पे आप समझो कि इंटरनल यूजर्स क्या है, तो विद इन द बिजनेस जो पर्संस होंगे उसको इंटरनल यूजर कहा जा रहा है, और आउटसाइड द बिजनेस जो होंगे उसको एक्सटर्नल यूजर कहा जाएगा। जैसे इंटरनल यूजर कौन हो गया, तो सबसे पहला तो ओनर है ना, जिसको सबसे ज्यादा पता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो हो गया हमारा ओनर। दूसरा इसमें मैनेजमेंट आ जाता है, यानी बिजनेस का मैनेजमेंट, जिसको पता करना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। और उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर काफी हो सकते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गया। इन्वेस्टर को यहाँ पे चाहिए कि इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस किस तरह से चल रहा है, अगर अच्छा चलेगा तो वो इन्वेस्ट करेगा, है ना, प्रॉफिट अच्छा हो रहा होगा, वहां पे इनकम अच्छा आ रहा होगा तो वो इन्वेस्ट करने का सोचेगा। फिर बैंक्स को इसका इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर मान लेते हैं कि हमें लोन लेना है, यानी बिजनेस को लोन लेना है, तो अब ये जो बिजनेस है, बिजनेस जो बिजनेस को लोन लेना है या अप्लाई कर रहा है, तो बैंक ये पूरे स्टेटमेंट को देखेगा, क्या इस बिजनेस में वो बात है या नहीं है, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके पास कितने एसेट्स हैं यानी संपत्ति कितना है, लायबिलिटीज कितना है, ये चुका पाएगा, हमारा जो लोन लिया गया है वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो बैंक को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, बैंक्स भी यहाँ पे ये देखेगा। उसके बाद और कौन किसको यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट एक आता है कि क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स किसको कहते हैं, क्रेडिटर ऐसा पर्सन होता है जिससे हम उधार में सामान खरीद के ला रहे हैं। तो बिजनेस जिससे उधार में सामान खरीद के लाता है उस पर्सन को क्रेडिटर्स कहा जाता है। तो अब इसे भी देखना होगा कि ये बिजनेस क्या है, कि प्रॉफिट मेक कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, ये हमारा पैसा लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा। तो क्रेडिटर्स भी ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखेगा, ठीक है, इससे पता करेगा। फिर उसके बाद और क्या, तो और गवर्नमेंट को भी तो इसके बारे में जानकारी चाहिए होगा
कि ये बिजनेस क्या कर रहा है, प्रॉफिट मेक कर रहा है, लॉस मेक कर रहा है ना, इसका अकाउंट सही से बन रहा है या कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा। ठीक है, इसी तरह से और भी हो जाते हैं। तो और भी यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी फर्क पड़ता है ना, उसको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है। फिर उसके बाद और भी कुछ रिसर्चर्स होते हैं, तो रिसर्चर्स को भी इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है कि वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, देख सकता है और उससे पता कर सकता है कि इस बिजनेस में चल क्या रहा है। उससे वो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा कि उससे पर्टिकुलरली वो एक आइडिया ड्रॉ कर पाएगा कि बिजनेस में हो क्या रहा है। ठीक है, बिजनेस में हो क्या रहा है या एक पर्टिकुलर उसका रिपोर्ट बनाना हो। जैसे सपोज मान लेते हैं कि अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं और मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एक रिपोर्ट तैयार करना है या कुछ डेटा अगर तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो अब इसके लिए मैं रिलायंस मान लेते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी को अगर चूज कर रहा हूं, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट को थॉरली चेक करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनाऊंगा, प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो ये रिसर्चर्स भी कभी कभी इसके इंफॉर्मेशन को, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे यूजर्स हो जाते हैं जो आउटसाइड द बिजनेस है जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जरूरत है। तो अकाउंटिंग के बारे में आप समझे है ना, आज अभी आपने क्या समझा कि ये बिजनेस है क्या, बिजनेस क्या होता है, फिर बिजनेस में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और अकाउंटेंट का काम क्या है। तो अकाउंटेंट का काम क्या है, अकाउंटेंट क्या करता है, तो अकाउंटेंट क्या कर रहा है, अकाउंटिंग का काम कर रहा है। अब ये अकाउंटिंग क्या हुआ, ये आप अब बेहतर ढंग से समझ गए हैं कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं। ठीक है, कर रहे थे कि बुक कीपिंग यानी अकाउंटिंग का बात कर रहे थे और अकाउंटेंसी का बात कर रहे थे। एक और वर्ड आया यहाँ पे, बुक कीपिंग। स्टार्टिंग में बुक कीपिंग ही होता था, अब आप यहाँ पे समझो जब अकाउंटिंग शुरू हुआ, यानी कि अकाउंटिंग शुरू हुआ उससे पहले बुक कीपिंग चलता था। तो बुक कीपिंग कहते किसको है, तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ही पार्ट आज के डेट में है हमारा, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। दो बातों को यहाँ पे बोला गया, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी अभी हम लोग जो देख रहे थे रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नल के बारे में, ये जर्नल होता है, और क्लासिफाइंग लेजर है ना, जर्नल एंड लेजर। तो बुक कीपिंग क्या करता है, स्टार्टिंग का जो 2-3 प्रोसेस है यानी कि आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उसको रिकॉर्ड करना और फिर क्लासिफाई करना, इतने तक के प्रोसेस को बुक कीपिंग कहा जाता है। ठीक है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग तो अभी हमने पढ़ा। और अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी पूरा इंटायर थ्योरी और प्रैक्टिकल को ये मिला के अकाउंटेंसी बना हुआ है, यानी अकाउंटेंसी इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि आपको अधिकतर जगह पे पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो ल्यूका पासियोली है ना, ये फ्रांस के थे। ठीक है, फ्रांस स्कॉलर थे ल्यूका पासियोली, जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था है ना, जिन्होंने पहली बार बुक कीपिंग का यूज किया, और इन्हीं को आज के डेट में फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कहा जाता है। तो बुक कीपिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग है ना। ये बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, सिर्फ 2 प्रोसेस ही होंगे, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। और अकाउंटिंग में कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सभी आ जाता है। और अकाउंटेंसी पूरा होल सब्जेक्ट को ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी के पूरे होल सब्जेक्ट को यहाँ पे देखा, क्या क्या देखा हमने कि अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, और हमने फिर देखा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हम अकाउंटिंग जो है वो प्रिपेयर क्यों करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आप समझो कि ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या है, क्यों हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए है ना। अकाउंटेंट क्यों प्रिपेयर करता है ये अकाउंटिंग, तो रिकॉर्ड करने के लिए। और रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा। फिर है टू डिटरमाइन ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे ये ध्यान में रख रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस तो डिटरमाइन करना है, लेकिन कैसा, ट्रू एंड फेयर, सही सही ये करना है, और फेयर यानी कि कोई उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। ये डिटरमाइन करने के लिए हम अकाउंटिंग का मदद लेते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अभी 2 जो टर्म्स मैंने यूज किया था स्टार्टिंग में, एक टर्म जो था एसेट्स और एक था लाइबिलिटी। ठीक है, एसेट एंड लाइबिलिटी।
तो अब ये एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि एसेट्स का मतलब कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है बिजनेस की, जितने भी रिसोर्सेज है बिजनेस की, वो सभी एसेट्स है। ठीक है, जैसे एक बिजनेस में उसका मशीन जो हो गया, उसका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर्स हो गया, ये सभी उसका संपत्ति है, यानी कि एसेट्स है। लाइबिलिटी यानी कि कुछ चीजें हमें जो चुकानी पड़ती हैं किसी को फ्यूचर में, कोई ऑब्लिगेशन है तो उसको लाइबिलिटी कहा जाता है। तो यही चीज हम डिटरमाइन करते हैं पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि टू डिटरमाइन आवर एसेट एंड लाइबिलिटीज, हमारे बिजनेस का एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या क्या है, ये डिटरमाइन करना, ये पोजीशन डिटरमाइन करना, ये भी ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, इसमें भी कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टिंग द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम असिस्ट करते हैं किस चीज में भाई, तो डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कि हमें क्या लेना चाहिए, हमारा डिसीजन क्या लेना चाहिए कि प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, नए प्रोडक्ट को कब लॉन्च करें, किस तरह से बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या कोई फॉल्ट आ रहा है, हमें कुछ चेंज करना है या नहीं करना है, ये सभी चीजें अकाउंटिंग से, हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमें हेल्प मिलता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स के बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ा, यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग को जनरली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। आज के डेट में तो काफी सारे नए नए अकाउंटिंग आ गए हैं, लेकिन आप यहाँ पे समझो कि 3 जो आपको अभी समझना है ना, और पढ़ना तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी जितना भी हम अकाउंटिंग का हम लोग बात किए, उस सभी जनरली हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कि किस तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई यहाँ पे करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स तक। ठीक है, और उसी से हम प्रॉफिट और लॉस भी निकालते हैं, एसेट्स लाइबिलिटी का पता करते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुआ कि अब हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो सपोज वो प्रोडक्ट बना रहा है और वो प्रोडक्ट का खर्च कितना आएगा, दैट इज कॉस्ट। ठीक है, और ये हमारा प्राइस फिक्सेशन में मदद करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कि एक प्रोडक्ट का बनाने का खर्च क्या है, प्राइस को फिक्स करने में, कंट्रोल करने में, ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा मदद करता है। तो ये आपको हायर लेवल क्लासेस में पढ़ने, यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये चीज आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हायर क्लासेस में ही आएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हो जाता है, अकाउंटिंग में हम कुछ ऐसे सर्टेन टर्म्स होते हैं, है ना, जिससे हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि असिस्टिंग द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं किस चीज में, तो डिसीजन मेकिंग, कि किस तरह से हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, बिजनेस के मैनेजमेंट में, मैनेज करने में ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो आज हमने बेसिक्स पढ़ा है अकाउंटिंग का, है ना, ये थोड़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अकाउंटिंग का, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा ये समझने में कि ये सब्जेक्ट, ये अकाउंटेंसी में आखिर होता क्या है, क्या हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो 11th में इसीलिए सबसे पहले चैप्टर में यही आपका रखा गया। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक अंत करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे 1-2 का इंट्रोडक्शन मैंने भी थोड़ा थोड़ा दिया है, जैसे एसेट हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, स्टार्टिंग में कैपिटल बताया था मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी